हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे, हम लोग भौतिक संरचना, भौतिक स्वरूप को, और क्लास 9th का ये चैप्टर 2 का ये पार्ट है और ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हम लोग इस टॉपिक पर 3 और वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाएंगे, वहाँ पर प्ले लिस्ट मिलेगा क्लास 9th संपूर्ण ज्योग्राफी। वहाँ आप जाके ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर को पार्ट वाइज आप फाउंडेशन टाइप से आप पढ़ सकते हैं। आसानी के साथ वहाँ पर आपको समझाया गया है, हर एक बातों पर चर्चा किया गया है। जैसे कि हम लोग एक चैप्टर को कई भागों में तोड़कर, कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ताकि हमारा जो स्टडी है वो स्ट्रॉन्ग रहे। हमारा जो फाउंडेशन हो रहा है अभी, जैसे क्लास 9th का हम लोग एकदम बढ़िया से पढ़ने का प्रयास जो कर रहे हैं वो एकदम बढ़िया हो, और हम जितना डीप कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं आप उतना गहन कर सके। ठीक है, आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 आपको वो तीनों पहले देखना है। मैं पिन कर दूंगा आपको प्लेलिस्ट का जो प्लेलिस्ट है हमारा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पर पढ़े थे भारत का भौतिक विभाजन। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि भारत का भौतिक विभाजन जो है 6 तरह से किया गया है। पहला क्या गया, हिमालय, यानी उत्तर का जो हिमालय है, उत्तर का विशाल हिमालय, उसको किया गया है उत्तर में। उसके बाद दूसरा उसके नीचे वाला पार्ट किया गया है जो कि मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद उसके जस्ट नीचे वाला यानी पठार। ठीक है, उसके बाद उसके जस्ट दोनों साइड वाला यानी कि तटीय क्षेत्र। उसके बाद उसके एक साइड वाला जो राजस्थान वाला कुछ एरिया आपको मिलता है जहाँ पर कुछ मरुस्थल फैले हुए हैं, उसके बारे में। और उसके बाद एक एरिया मिलता है आपको द्वीप समूह, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। आज जो है लास्ट वीडियो में हम लोग जो है हिमालय का डिस्कशन कर चुके थे, मैदान का डिस्कशन। एक वीडियो में हम लोग जो है भारत कैसे बना, कैसे ये इस भूमि का विकास हुआ, और किस तरीका से हम लोग भारत को पढ़ते हैं, किस तरीका से हमारा पूरा वर्ल्ड का जो है प्लेट, कितना प्लेट में विभाजित है हमारा, ये सब उसको पढ़े थे, है ना। दूसरा वीडियो में हम हिमालय को पढ़े कि हिमालय जो है भारत में उत्तर में हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय एक फोल्डिंग माउंटेन है, नवीन युवा वाली पर्वत है, हिमालय को फोल्डिंग माउंटेन में रखा गया है। तो वो इस चीज़ के बारे में चर्चा किए थे सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम मैदान के बारे में, उत्तर का विशाल मैदान जहाँ पर हम रहते हैं, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाली मैदान है। दुनिया में सबसे अधिक घनी आबादी कहीं पर अगर बसती है तो वो इसी मैदान में बसती है। उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज का जो हमारा क्लास है वो बेस्ट होगा पूरा किस पर, पठार पर। आज हम लोग यहाँ से पूरा अध्ययन करेंगे पठार को। हमारे इंडिया में जो पठार है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक आपकी किताब में बताया गया है वहाँ तक मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप अगर पॉसिबल हो तो अपना किताब जो है अपने साथ लेकर बैठिए। अपना किताब में आप देखिए पेज नंबर, अगर आप बिहार बोर्ड की किताब को पढ़ते हैं तो पेज नंबर 23 में आपको मिल जाएगा, अगर ये किताब आपके पास है तो। ठीक है, ये इस किताब में आपको 23 पेज नंबर निकालना है, और वहाँ पर पठार का जो दिया हुआ है पठार के बारे में, वहाँ से निकाल कर आपको बैठ जाना है, स्टडी कर लेना। एक बार बुक अपना पढ़ लिया कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आपके क्लास क्या चल रहा है। ठीक है, आइए आप हम लोग देखते हैं पठार के बारे में। चलिए पठार को देखते हैं करके। सबसे पहले जो है पठार के पठार क्या होता है। जैसा कि हम मैदान पढ़ाए तो मैदान के बारे में बताया। हालांकि जिस समय पार्ट 1 आपका चल रहा था तो पार्ट 1 में आपको बताया गया था क्या मैदान का लंबाई क्या है, पठार की लंबाई क्या है, भारत में कितना मैदान है, कितना पठार है, कितना पर्वत है, सब बता दिया गया था। अब फिर से अगर बताएं तो पठार जो होता है वो ये हो गया हमारा समुद्र लेवल। ये क्या हो गया, जीरो, जिसको बोलते हैं क्या, सी लेवल, LEVEL, सी लेवल। इससे जो है आप चले जाइए, इससे 300 मीटर वो आपको क्या मिल जाएगा, ये हाइट आपके। सर ये मैदान है, यहाँ लगभग 300 मीटर तक या क्या हो जाएगा मैदान। ये हमारा तो पठार हो नहीं जाएगा। ठीक है, इससे जो ऊपर वाला पार्ट मिलेगा आपको, ये जो मिलेगा ये एरिया, यानी 300 से ये 900 का अगर आंकड़ा डाले, 900 का मीटर बैठाए तो ये हो जाएगा हमारा पठार। यह कहने का मतलब ये हुआ कि 300 से 900 मीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्र को, 300 मीटर से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई के बीच वाला, यानी मध्य, इसके बीच में जो भी क्षेत्र आता है उसको काउंट करते हैं हम लोग प्लेटियो में, यानी कि पहाड़ में। इसी चीज़ को हम लोग एकदम डीप डाउन देखने वाले हैं। भारत में किस तरह से पठार का विस्तार है, कहाँ कहाँ पर पठार है, हम देखने वाले हैं। हम पूरा भारत का नक्शा नहीं लेते हुए हम उतना ही भारत का नक्शा लेंगे जितना हमें जरूरी होगा। ठीक है, आइए हम लोग जो है प्रयास करते हैं कि नक्शा पर आपको समझाया जाए ताकि आप जो है ज़्यादा कनेक्ट हो पाए इस चीज़ से। बस इतना सा हमारा काम चल जाना चाहिए। इधर आप समझ में आ जाना चाहिए आपको। इधर जो एरिया है वो हमारा राजस्थान वाला एरिया है। इधर जो एरिया है हमारा मध्य प्रदेश वाला एरिया है। मध्य प्रदेश के बगल में जो एरिया हमारा छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। आपको थोड़ा सा अगर कहीं पर मैप है आपका तो और बढ़िया, नहीं है तो अपने पास मैप वगैरह रखा कीजिए। मैप है तुम लोगों के पास बाबा? है मैप? नहीं बनाया हुआ है मैप, चलो बहुत अच्छा किया। ठीक है, MP के बाद क्या मिल जाएगा आपको, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, बिहार। और बिहार के बाद यहाँ पर क्या मिल जाएगा, झारखंड। इतना स्टेट आप याद रखिए। ठीक है, काम आएगा आपको आगे। मिटा दूं मैं इसको, आप ध्यान में रखना आपको। सबसे पहले हम जब पठार पढ़ते हैं तो पठार को हम लोग जो है 2 भागों में बांटते हैं। यानी पूरा पठार जब पढ़ेंगे हम लोग, पठार को एक बार में अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। पठार हमारे यहाँ भी, पठार का विस्तार भी कुछ अच्छा खासा है। इस पूरा त्रिभुज आकार में पठार फैला हुआ है। ठीक है, 2 भाग में बांटते हैं, एक मध्य उच्च भूमि, एक क्या बोलते हैं, मध्य उच्च भूमि,
और एक क्या बोलते हैं दक्कन का पठार, जो कि आप लोग जानते होंगे, दक्कन का पठार। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राजस्थान वाला जो ये साइड है, यहाँ पर एक पहाड़ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरावली पर्वत। क्या बोलते हैं, अरावली पर्वत। थोड़ा थोड़ा आपको, एक मध्य प्रदेश में जो अभी हमारे थे मध्य प्रदेश का कारण यही था, मध्य प्रदेश में जो एक पहाड़ है ऊपर और एक है क्या नीचे। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है इधर। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ है सतपुड़ा, सीधा तो कोई नहीं है। एक है क्या सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, और एक क्या है अरावली पर्वत। ये सतपुड़ा और ये क्या है विंध्याचल, विंध्याचल है ना, विंध्याचल पर्वत। आपको पता होना चाहिए कि तापी नदी है ना, नर्मदा नदी और तापी नदी इधर से ही बहता है, और जो है एक ये भंस घाटी का निर्माण करते हुए बताया। वो तो चलिए आगे हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको समझना क्या है मध्य उच्च भूमि को, यानी कि इस दोनों देखिए सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में और अरावली पर्वत के पूर्व में, यानी इसके बीच में जो फैला हुआ पहाड़, इसके बीच में जो फैला हुआ एरिया है और इसके बीच में जो कुछ पहाड़ फैला हुआ है, पठार फैला हुआ है, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मध्य उच्च भूमि। क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को, मध्य। फिर से समझ लीजिए, अरावली पर्वत के पूर्व में सबसे पहले पूर्व दक्षिण समझिए, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया नॉर्थ हो गया। भारत का जब नक्शा लेते हैं तो हम बोले अरावली पर्वत के उत्तर में, अरावली पर्वत के अरावली पर्वत के पूर्व में, अरावली पर्वत के पूर्व में और सतपुड़ा और विंध्याचल के उत्तर में जो फैला हुआ क्षेत्र है, यानी फैला हुआ पठारी एरिया है, वो क्या कहलाता है, मध्य उच्च भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्य उच्च भूमि का पठार, का पठार। चलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करते हैं। मध्य उच्च भूमि का पठार के बारे में पहला पॉइंट हम क्या लिख देंगे, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको। लिखना है आपको सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत तथा तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित पठारी भाग। डिफाइन करना हो तो कैसे बताना है आपको, समझा दिए। डिफाइन करना है कि मध्य उच्च भूमि पठारी भाग कहाँ पर है, तो कहना है सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में जो स्थित पठारी भाग है वो क्या कहलाता है, आपको मध्य उच्च भूमि कहलाता है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट अगर याद रखना है आपको, इसका विस्तार अगर पूछ दे, इसका विस्तार अगर पूछ दे तो विस्तार करना है आपको। देखिए अरावली पर्वत थोड़ा सा बीच से, मतलब अरावली पर्वत राजस्थान में जब पड़ता है तो कुछ क्षेत्र इस साइड भी, कुछ पता होना चाहिए आपको कि इस साइड का जो क्षेत्र है वो उसको पानी प्राप्त हो भी जाता है, इस साइड का क्षेत्र को पानी प्राप्त नहीं होता है। अरावली पर्वत से इस साइड क्या फैला हुआ है, मरुस्थल फैला हुआ है, जो कि अभी आप पढ़ने वाले हैं। तो इसको तो आप फोकस रखिए यहाँ पर अपना। ठीक है, विस्तार जो है इसका विस्तार राजस्थान में है, इसका जो विस्तार है वो उसका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में अधिक, वहां पर मालवा का पठार याद रखिएगा आप, अभी बताएंगे हम। आगे जो बढ़ेंगे वहां पर छत्तीसगढ़ आपको मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार है, अमरकंटक। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ के बाद क्या मिल जाएगा हमको, झारखंड मिल जाएगा, झारखंड में छोटा नागपुर, और फिर उसके बाद बिहार मिल जाएगा, है ना। बिहार में भी इसका विस्तार है, बिहार में आपको गया में देखने को मिलेगा। ठीक है, और बिहार में गया में किस प्रकार छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार आपको फैलने को मिलेगा। ये सब पठार इसके अंदर आते हैं, किसके, मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत। मध्य उच्च भूमि पठार के अंतर्गत जो है छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक का पठार, मालवा का पठार, ये सब पठार उसके अंदर आते हैं। इसमें जो प्रमुख नदियां हैं जो हमारे इस पूरे एरिया से बहती है, वो प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल, सिंध, केन, बेतवा। चंबल नदी आपको याद रखना है। उसके बाद बेतवा, केन, सोन, हाँ यही बात है। ठीक है, चंबल, सोन, केन, बेतवा। ठीक है, इस सब नदी को आपको याद रखना है, जो कि इसी जो है मध्य उच्च भूमि को पार करते हुए, क्रॉस करते हुए जो है बहते है ना। दामोदर स्वर्ण रेखा भी आप याद रखिए, हालांकि दामोदर स्वर्ण रेखा दोनों कहाँ चला जाएगा, दामोदर स्वर्ण रेखा, महानदी और नर्मदा दोनों, और वो याद रखना है महानदी और नर्मदा भी, तो उसको भी लिख लेना है। ठीक है, जितना बात किताब कहेगा, देखिए महानदी और नर्मदा ये दोनों बहुत कम, याद रखना आपको, महानदी और नर्मदा दोनों बहुत कम। और भी कुछ छोटी मोटी नदियां हैं, उसको याद रखना। हम क्या बोले, प्रमुख नदी जो मेजर नदी है उसको। अब आप बोलिएगा सर पठारी जो क्षेत्र पड़ता है इसमें कौन कौन से पठार इसमें आते हैं, उसको पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन से पठार आते हैं वो उसको पढ़ना है हम लोग अच्छा से यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कहेंगे मालवा का पठार। जो मालवा का पठार आप देखते हैं, नाम सुने होंगे मालवा का पठार, तो सबसे अधिक जो विस्तार है ना, सबसे अधिक इस मध्य उच्च भूमि में कोई पठार, तो वो कौन है, इस मध्य उच्च भूमि में कोई पठार सबसे अधिक है इस क्षेत्र में, तो वो मध्य उच्च भूमि का जो पूरा ये क्षेत्र कहलाता है। इसमें सबसे ज्यादा कौन पठार है, मालवा का पठार है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपको आता है आपको ये बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड
खंड का, अब देखिए इसको कैसे ढूंढिएगा, कहिएगा मध्य उच्च भूमि का जो पूर्वी भाग होता है, मध्य, यहाँ पर लिखते हैं मध्य उच्च भूमि का, मध्य उच्च भूमि पठारी क्षेत्र का, पठारी क्षेत्र का, मध्य उच्च भूमि पठारी क्षेत्र का पूर्वी भाग है ना, हाँ पूर्वी भाग, पूर्वी भाग, ठीक है। यानी कि जो मध्य उच्च भूमि क्षेत्र का पूर्वी भाग कहलाता है, वही क्या कहलाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आप कहिएगा अमरकंटक की पठार, अमरकंटक की पठार, ये छत्तीसगढ़ में आपको विस्तार मिलेगा, अमरकंटक का पठार। उसके बाद आप कहिएगा क्या, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार तो मेन हो जाएगा ना यहाँ पर। अमरकंटक हालांकि नहीं दिया हुआ इसमें, लेकिन हम लिख दिए यहाँ पर, आपको किताब नहीं कहता है यहाँ पर। सोन नदी तो यहीं से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार आपको पढ़ना है, क्योंकि आप लोग बिहार का चीज को पढ़ रहे हैं, तो छोटा नागपुर का पठार का ही विस्तार बिहार तक है, तो इसी को आपको पढ़ना मेन जरूरी है, ठीक है। आप छोटा नागपुर के पठार के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, दिख रहा है बोर्ड तुम लोग को बढ़िया से, बोर्ड उसमें छोटा नागपुर के पठार को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे बढ़िया से। सबसे पहले इसका विस्तार समझना है, वो क्या समझना है, विस्तार। इसका सबसे अधिक विस्तार जो है वो झारखंड में, कहाँ पर है, कहाँ पर है, झारखंड। झारखंड से लेकर इसका विस्तार कहाँ पर है, गया तक। कहाँ का है, गया कहाँ पड़ता है, बिहार में। और बिहार के गया के किस भाग तक, दक्षिणी भाग, गया के पूरा गया में नहीं, गया के दक्षिणी भाग तक, है ना, दक्षिणी भाग तक, समझे, ये है पठार का विस्तार। गया के दक्षिणी भाग तक इस जो है इसका विस्तार है ना। सबसे ऊंचा जो है झारखंड का, सबसे ऊंचा जो है, सबसे ऊंचा एरिया कौन कहलाता है, छोटा नागपुर। सबसे ऊंचा एरिया कौन कहलाता है, छोटा नागपुर। और इसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन कहलाता है, छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर का पठार के पूर्वी साइड में कौन है, आपको इसके पूर्व में बोल दो बवा है रे, इसके पूर्व में आपको रांची का पठार मिलेगा। क्या मिलेगा, रांची का। इसके पूर्व में क्या मिलेगा, हाँ कौन है, इसके पूर्व में क्या मिलेगा तुमको, रांची का पठार। और रांची के पठार का एवरेज हाइट आपको कितना मिलेगा, 600 मीटर एवरेज हाइट, यानी सब जगह कितना मिल जाएगा, 600 मीटर। इसी के पास एक और मिल जाएगा तुमको, हजारीबाग का पठार। क्यों मिल जाएगा, हाजरीबाग का पठार। हाजरीबाग एक हजारीबाग है, किताब में देख लेना है तुम लोग को, हजारीबाग है ना डे, झारखंड में तो पढ़वो करता है हजारीबाग जगह, हजारीबाग का पठार। अच्छा, इसमें जो है पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये कई सारा एग्जाम में पूछता है कि पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो आपको याद रखना चाहिए पारसनाथ की पहाड़ियाँ, पारसनाथ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1300 मीटर के आसपास है। कितना है, 1365 मीटर है ना। इसकी हाइट कितना है, इतना को समझ में आया नहीं, कि सिर्फ बाउंस चला गया ऊपर से, देखना है। अब देखो इसी में छोटा नागपुर भाग में ही, इसका छोटा नागपुर में जो है कुछ क्षेत्र है जिसको पात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पात। छोटा नागपुर का पश्चिमी भाग, छोटा नागपुर का इसका पश्चिमी भाग जिसकी ऊंचाई जो हाइट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर से अधिक होना चाहिए। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पात क्षेत्र। क्या कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। छोटा नागपुर का पश्चिमी भाग जिसकी ऊंचाई जो है 1100 मीटर से अधिक होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, पात क्षेत्र कहलाएगा। देखिए इतना बात आपको समझाने का, क्या कुछ समझ में नहीं आया तो उसका देखिए बताते हैं। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। आपको मध्य उच्च भूमि का भाग है कौन, छोटा मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बगलखंड का पठार, अमरकंटक और छोटा नागपुर, ये सब पठार किसका हिस्सा है, मध्य उच्च भूमि पठार का हिस्सा है। दूसरी बात इसमें आपको याद रखना है कि मालवा का पठार जो है वो सबसे अधिक विस्तार, यानी कि इस पूरे भाग में मध्य उच्च भूमि में सबसे अधिक विस्तार किसका है, मालवा का पठार। किसका है, मालवा का पठार का। और बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार क्या है, जो मध्य उच्च भूमि का पठार कौन भाग, पूर्वी भाग है ना। इसका पूर्वी भाग क्या कहलाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। दूसरा बात, तीसरा अमरकंटक का पठार इसी में मिलेगा आपको। छोटा नागपुर का पठार हमको पढ़ना रहता है थोड़ा सा, क्योंकि बिहार से रिलेट करता है, ठीक है। क्योंकि इसका विस्तार जो झारखंड से लेकर कहाँ तक है, गया के दक्षिणी भाग तक है ना। गया में जो आपको पठारी एरिया मिलता है देखने को, वो किसका है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, ठीक ना। इसके पूर्व में, छोटा नागपुर पठार के पूर्व में क्या मिलेगा आपको, रांची का पठार, जिसकी ऊंचाई जो है 600 मीटर है। जो किताब में दिया हुआ तो पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इसी के पास जो हजारीबाग का पठार मिल जाएगा, जो जहाँ पर पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी, जिसकी जो हाइट है वो 1365 मीटर है। इसी के पश्चिमी भाग में आपको जो है, जो छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग है, जिसकी वहाँ जो पठार का वहाँ पर ऊंचाई 1100 मीटर से अधिक है,
हालांकि आप कहेगा सर जी एलिजिबल तो 300 से 900 मीटर है, लेकिन उससे ऊंचा है तो वो पहाड़ के अकाउंट में चला आता है, ठीक है ना। तो पठारी क्षेत्र है वो थोड़ा ऊंचा भी हो जाता है, कहीं एवरेज हाइट का बात किया गया 300 से 900, कहीं कहीं ऊंचा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हाइट जो है 1100 मीटर से जहाँ पर अधिक है उसको क्या बोलते हैं, पाद क्षेत्र। यही चर्चा आपसे करना था। आप एक और चीज आपको याद रखना है, छोटा नागपुर के पठार में जो है कौन कौन सा नदी बताया था, दामोदर नहीं, दामोदर, स्वर्णरेखा, हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है बाबा, देखिए दामोदर नदी को झारखंड का शौक बोला था, क्या बोला था, चलिए छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल का शौक बोला था, झारखंड का नहीं बोला था। कहाँ का शौक बोला था, पश्चिम बंगाल का, चेक करना हमको भी उतना ध्यान में, ठीक है। महानदी को उड़ीसा का, बिहार का कोसी, झारखंड का शायद दामोदर ही है, और पश्चिम बंगाल का लेकिन दामोदर है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना आप लोग को। ये हुंडरू का जलप्रपात कहाँ पड़ता है, स्वर्णरेखा नदी पर पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, स्वर्णरेखा जलप्रपात यानी वाटरफॉल, आगे आने वाला समय में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये था मध्य उच्च भूमि को लेकर, इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछिए। हम क्या बोले जो है, मध्य उच्च भूमि का विस्तार कहाँ तक है, अरावली पर्वत के पूर्व में, सतपुरा और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में जो क्षेत्र पहला हुआ पढ़ाई हुआ उसी को क्या बोलते हैं, मध्य उच्च भूमि बोलते हैं। उसके बाद बोले वही चीज को हम लिख दिए, सतपुरा पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित है, सतपुरा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या बोल देंगे, पठारी भाग को क्या बोल देंगे। इसका विस्तार हम लिख दिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तक है ना। इसी में कुछ नदी बहता है इसी क्षेत्र में, जो चंबल, सोन, केन, बेतवा, दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी और नर्मदा कहते हैं। इस क्षेत्र में कुछ पठार, यानी इस पठार में ही, इस इतना दूर के पठार में ही कुछ पठार सब है, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ाना शुरू किए। जैसे कि मालवा का पठार, जिसमें जो सबसे अधिक है, जिसमें जिसका विस्तार सबसे ज्यादा है, ऐसे करके सब बताएं। आपको रिपीट करना उतना सही रहता नहीं है, तो बच्चों का समय खराब होगा, ठीक है। तो एक बार आप बैक जाइए 10 सेकंड 15 सेकंड और फिर उसको भी पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। आप पढ़ेंगे हम लोग नीचे वाला क्या है, आप कहिए सर जी नीचे वाला जो आप बना दिए त्रिभुज के आकार का है, सबसे पहले आप लोग यही समझना है किस आकार का बना दिया हम, त्रिभुज के आकार का है, ठीक है ना। त्रिभुज दोनों साइड तरह आपको मिल जाएगा। ये क्या है, दक्कन का पठार, क्या है ये बहुत पुराना है, ठीक है, दक्कन का पठार है, इसी को क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैम्प, क्या बोलते हैं इसको, दक्कन ट्रैम्प बोलते हैं। ये जो है 5 लाख वर्ष पुराना है, समझ रहे हो, ये बहुत पुराना है, 5 लाख, ये इसका जो विस्तार है 5 लाख वर्ष पुराना नहीं, जबकि इतना पुराना है ये, गोंडवाना जब बना था ना, गोंडवाना लैंड, ये जो दक्कन का पठार है वो गोंडवाना का हिस्सा है, किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना का अंश है ये, ठीक है। और प्रायद्वीप नहीं, प्रायद्वीप का अंश है, गोंडवाना का प्रायद्वीप का अंश है ना, जो प्रायद्वीप, ये पुराना वाला पठार, बहुत पुराना ये पठार है, ठीक है। और पठारों को आपको याद होना चाहिए, पठारों को खनिजों का भंडार क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, खनिजों का भंडार, पठारों को खनिजों का भंडार अगर बोला जाता है। ये जो इसका जो विस्तार है यहाँ पर भारत में जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। किसका, दक्कन का पठार का विस्तार आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें आपको क्या याद रखना है, इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार किस किस स्टेट में है, तो आप कहिएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश, ऐसे लिख देते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, और कोई स्टेट छूट भी रहा है हमसे, तमिलनाडु हो गया है ना। पश्चिम ये क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश का पश्चिम है ना, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी इलाका, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, इसका पश्चिम वाला कुछ भाग पड़ता है ना, पश्चिम लिख दे, वेस्ट है ना, पश्चिमी इलाका जो पड़ता है इतना स्टेट में पड़ता है। इसमें क्या पड़ता है आपको, दक्कन का पठार का विस्तार आपको देखने को मिलता है। इसमें उतना कुछ आपको पढ़ना नहीं है। ये त्रिभुजाकार है, इसकी आकृति कैसी है, ये किस आकृति का नजर आ रहा है, दक्कन का पठार आपको कहेगा त्रिभुजाकार है, कैसा है, त्रिभुजाकार है, ये कैसा है, त्रिभुजाकार है। और इसमें जो फैक्ट होगा वो हम बता देंगे, ये हम बता ही दिए आपको, है ना। उत्तर के और अधिक चौड़ा, उत्तर के और क्या आपको अधिक चौड़ा मिल रहा है, लेकिन दक्षिण का और कैसा मिल रहा है, संकीर्ण, यानी उत्तर में अधिक चौड़ा और दक्षिण में क्या है, संकीर्ण आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, गोंडवाना का हिस्सा है, ये भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, ये लावा निर्मित पठार है, ये भी याद रखना आपको, है ना। लावा निर्मित पठार समझते हैं, ऐसा पठार जिसका निर्माण ज्वालामुखी जब बना, जब ज्वालामुखी फूटा और उसका जो लावा ठंडा आ गया, तब वो जो पठार का निर्माण हुआ उसको बोलते हैं लावा निर्मित पठार। तो ये जो दक्कन का पठार है वो कैसा है, लावा निर्मित पठार, लावा निर्मित पठार। आपको पता होना चाहिए कि जो लावा निर्मित पठार होता है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कहिएगा काली मिट्टी। और इसी क्षेत्र में क्या होता है, कपास की खेती के लिए ये काली मिट्टी बहुत उपयुक्त है, किसके लिए, कपास के लिए। बताइए इतना में कुछ छूटा आपका, पठार आपको समझ में आया। पठार हम बांटे 2 भाग में, एक मध्य उच्च भूमि, एक दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आपको पढ़ा है, दक्कन का पठार का विस्तार जो है भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका में फैला हुआ है, ठीक है। ये त्रिभुजाकार है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, बहुत पुराना प्रायद्वीप का हिस्सा है। इस लावा से इसका निर्माण हुआ है, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है।
इसमें कुछ कहने के लिए आप बचा नहीं है। इसका विस्तार आप 5 लाख वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। तो ये आपका पठार वाला पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर, तटीय मैदान। बाबा वीडियो को 2 मिनट रोको, ताकि इसको साफ कर लो बढ़िया से। जैसा कि अभी हम लोग तुरंत जो है पठार को पढ़ चुके हैं और उसको पूरा हम लोग हटा दिए, पठार वाला जितना भी टॉपिक था उसको हटा दिए। एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग को मन में कि पठार कितना तरह का था, 2 तरह का था, मध्य उच्च भूमि फिर दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि का विस्तार देख लेते कई स्टेट में था, फिर उसमें मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, फिर छोटा नागपुर का विस्तार देख लेते कि झारखंड से लेकर जो है बिहार के गया तक था, गया के दक्षिणी भाग तक था। उसी में आपको दिखाया था कि दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और सब नदी बहती है, सोन नदी बहती है। उसी में आपको दिखाया था कि छोटा नागपुर का पठार के बगल में क्या पड़ता है, रांची का पठार, जिसकी एवरेज हाइट 600 मीटर थी। उसी में आपको दिखाया था कि छोटा नागपुर का पठार में जो है, जो पश्चिमी भाग में जो ऊंचा क्षेत्र है 1100 मीटर से जिसकी अधिक ऊंचाई है उसको बोलते हैं पात क्षेत्र। उसी में आपको और चीज़ दिखाया गया था कि हजारीबाग का पहाड़ भी उसी पठार के उसी के पास में है। वहाँ पर एक चोटी है, पहाड़ी है, जिसको बोलते हैं पार्श्वनाथ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। ये सब बात आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, तभी आपका अच्छा पड़ेगा। फिर आपको दक्कन ट्रैम्प के बारे में पढ़ाएंगे, दक्कन पठार को दक्कन ट्रैम्प भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार का निर्माण, दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ था, वो लावा निर्मित पठार है ना, ज्वालामुखी का भी फीटा, उसमें लावा निकला और लावा के ठंडाने से उस पठार का निर्माण होता है। वो बहुत ही पुराना पठार था और गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, है ना, प्रायद्वीपीय गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और उसका विस्तार भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में था और वो जो है त्रिभुजाकार आकृति में था। तो ये सब बात आपको बता चुके हैं ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किस में, तटीय क्षेत्र में, यानी कोस्टल बाउंड्री की तरफ हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ ऐसे करके आपको ये बनाना है, फिर आपको इधर से ऐसे करके ये बनाना है, ठीक है। हम अपना प्रयास करते हैं कि डायग्राम पर ही आपको समझाए, जितना होता है उतना ही सही, ठीक है। आप तटीय भूमि को हम लोग 2 क्षेत्र में बांटते हैं, ठीक है। पूरा तटीय क्षेत्र को हम लोग पढ़ने के लिए इंडिया में 2 क्षेत्र में बांटते हैं। एक पश्चिमी, इधर नहीं लेंगे, इधर लेंगे तो फिर हम समझा नहीं पाएंगे, नहीं, हम यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तटीय क्षेत्र, चलिए आप देखते हैं तटीय क्षेत्र को। तटीय क्षेत्र को हम कितना भाग बांटेंगे, 2 भाग। पहला पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पहला क्या बांट दिया हूँ, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और दूसरा क्या बांट दिया, पूर्वी तटीय क्षेत्र, है ना। इसको पश्चिमी तट और पूर्वी तट बोला जाता है ना। हम लोग सबसे पहले एक पश्चिमी तट को बढ़िया से समझ लेते हैं, उसका पूर्वी तट को समझते रहेंगे। सबसे पहले लोकेशन देखिए आप, यहाँ पर है खंबात की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, खंबात की खाड़ी। और आपको इन टू एंड केरल में क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर कन्याकुमारी। ये बात सही है। आपको खंबात की खाड़ी से लेकर, यानी नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर, नर्मदा नदी जो गिरती है इधर, खंबात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी, ठीक है, अरेबियन सी में नहीं, खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती है, वहां से लेकर आपको यहाँ तक कोरोमंडल तक, इस पूरा क्षेत्र में क्या मिल जाएगा आपको, ये क्या मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, पश्चिमी तट। क्या मिल जाएगा, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा आपका, ये पूरा एरिया कहलाएगा आपका पश्चिमी तट, ठीक है। इसमें जो नदियां बहती है, इसमें जो भी नदी आगे गिर रही है इधर इधर से, तो वो नदी वगैरह कैसे गिर रही है, वो एस्चुरी बना गिर रही है। कैसे गिर रही है, डायरेक्ट देखिए, नदी वगैरह यहाँ पर रोक नहीं है, नदी वगैरह रुक के नहीं गिरती है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह का मैदान का निर्माण ज्यादा नहीं हो पाता है। यहाँ पर नदी डायरेक्ट गिरती है और डायरेक्ट गिरने के कारण यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। ज्वारंधमुखी हिंदी में बोलते हैं, यानी जब नदी जो है, जब नदी का पानी आ रहा है और आपको डेल्टा नहीं बना रहा है, रुक नहीं रहा है, वहां पर स्लोप उसका धीमा नहीं पड़ रहा है और डायरेक्ट समुद्र में गिर जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट अपना पानी कहाँ मिला रहा है, समुद्र में, बिना कुछ रुकावट के, ठीक है। तो इसमें गाद वगैरह होने के चांसेस भी बहुत कम रहता है, वहां पर अगर सेंडिमेंट्स भी डिपोजिट होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो इस तरीका से, यानी जो भी नदी अरेबियन सी में, अरब सागर है, ये अरब सागर में जो भी नदी गिरती है, खंबात की खाड़ी भी तो अरब सागर का ही पार्ट है, तो जो भी नदी अरब सागर में गिरती है इधर, वो एस्चुरी का निर्माण करती है ना। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। एस्चुरी को ज्वारंधमुखी बोलते हैं, ज्वारंधमुखी, ठीक है। तो ज्वारंधमुखी का निर्माण करती है, यानी डायरेक्ट ज्वारंधमुखी क्या होता है, जब नदी डायरेक्ट अपना पानी कहाँ गिरा रही है, समुद्र में, बिना रुके हुए, ठीक, कोई सेंडिमेंट डिपोजिट किए हुए। तो ऐसा ही कुछ कर दिया पश्चिमी घाट में, इसीलिए यहाँ पर आपको ज्यादा मैदानी इलाका या ज्यादा चौड़ा नहीं मिलेगा। इसकी जो एवरेज, इस पश्चिमी तट की जो एवरेज हाइट है, इस पश्चिमी तट की जो एवरेज हाइट, एवरेज चौड़ाई है, एवरेज विथ है ना, एवरेज चौड़ाई लिखिए, विद होता है ऐसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं, वो 10.16 किलोमीटर है, ठीक है। यानी 10 किलोमीटर के ही आसपास आपको एवरेज 60 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 6 किलोमीटर, 10.6 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपको एवरेज चौड़ाई देखने को मिल जाएगा आपको, वो बहुत कम, ठीक है, 10.5 किलोमीटर के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। और इसका विस्तार जो है आपको कहाँ से कहाँ तक याद रखना है, खंबात की खाड़ी से लेकर जो है कन्याकुमारी तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। इससे बेसी अगर कोई चीज़ है इसमें जो बताइए। इसमें एक तट है आपको याद रखना है गोवा में, ठीक है, गोवा के पास एक तट है जिसको कोकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोकन का तट, क्या बोलते हैं, कोकन का तट। तो पश्चिमी भाग में इसको उत्तर के साइड में इसको बोला जाता है, ठीक है, कोकन का तट, यानी पश्चिमी भाग में कहाँ, नॉर्थ में है। और ये क्या है, यहाँ पर कन्याकुमारी में आपको, केरल में यहाँ पर मिलता है मालवड़ का तट। क्या मिलता है, मालवड़ का तट, जहाँ पर सबसे पहले वर्षा भी होती है ना,
यानी मानसून की सबसे पहली वर्षा कहाँ पड़ती है? यही पड़ी है, साउथ में मिलता है, ठीक है। और ये आपको केरल में मिलता है। फिर क्या बताया आपको इसके बारे में कि मानसून का प्रथम वर्षा वहीं पर होता है। मानसून का पहला वर्षा यही होता है, यही होता। तो यही कब होता है? यही होता है। तो मानसून का डेट हमारे यहाँ क्या है? वो है 1 जुलाई। क्या है? 1 जून है ना। तो 1 जून को होना रहता है, वो कभी कभी लेट भी होता है, ठीक ना। तो उसको ध्यान में रखना। तो यानी सबसे पहला वर्षा मानसून का यहीं पर होता है, मारवाड़ के तट पर। तो क्या पूर्वी पश्चिमी घाट आपको समझने में कोई दिक्कत है? पश्चिमी घाट का विस्तार अगर पूछ दे तो कहिए खम्बाती खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसका जो है इसका एवरेज चौड़ाई अगर पूछ दे आपको क्या बोलेगा? 10.60 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर का 10.5 किलोमीटर के आसपास। इसका आपको पूछ दे कि इसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है? आपका कोकण का तट कहलाता है। इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मारवाड़ का तट कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आपको समझा देना है किसी को। इसमें जो नदियां वगैरह रहती है वो सीढ़ी बना के गिरती है। और कुछ अगर आपकी किताब में है तो बताइए। और तो कुछ नजर आ नहीं रहा है, ठीक ना। मिट्टी जो है इसके दक्षिण भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। लैगून क्या होता है? जब नदी वगैरह जो है अपना पानी लेकर आती है और गिराने से पहले कभी कभी क्या करती है? पानी कभी कभी छोड़ दिया, ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पानी छोड़ के आप इधर से बहाना शुरू कर दिया, तो ये पानी तो ब्लॉक हो गया। तो ये पानी इस तरह का जो बनता है वो झील, लैगून झील भी बनता है। नहीं तो आपको और से समझना है, जैसे नदी अपना पानी जब समुद्र में गिराती है, कभी कभी जब पानी फेंकता है बाहर, तो समुद्री पानी जो जमा होता है एक जगह, उसको भी लैगून बोलते हैं, ठीक है। तो मेन ड्रैगन वही हुआ जो समुद्र का पानी, यानी लैगून झील जितना रहेगा उसमें समुद्र का पानी रहेगा ना, इसलिए उसको सॉल्ट वाटर बोलते हैं। वहाँ पर वो समुद्री पानी रहता है, ठीक ना, झील में। तो उसको भी समझना नहीं है, ये आपको इतना समझना है। आप इधर देखिए, इधर आपको यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से एकदम गंगा जहाँ से गिरता है, यहाँ से गंगा जहाँ नदी जहाँ पर गिरता है वहाँ से यहाँ तक क्या बोला जाएगा? इसको क्या बोला जाएगा? पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र। अब इसके बारे में समझिए क्या क्या है। देखिए ये आपको ज्यादा डेवलप मिलेगा इधर से, ठीक है। हालांकि सबसे ज्यादा जंगल वगैरह इधर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लोग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका चौड़ाई जो आपको एवरेज चौड़ाई जो मिल जाएगा ना, वो 150 से लेकर 320 किलोमीटर मिल जाएगा। 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। एवरेज चौड़ाई इसका बहुत ज्यादा है, 160 150 से 300 किलोमीटर तक एवरेज चौड़ाई है, ठीक है। आपका किताब क्या कहता है वो देखिए, किताब को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। 160 से 320 किलोमीटर, यही है ना किताब का डाटा? यही है ना, 350 किलोमीटर होगा, हाँ 350 किलोमीटर। तो ये दोनों में डाटा सही है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग सब सही है, ठीक है। एवरेज चौड़ाई है इसका पूर्वी तटीय भाग का। उसके बाद देखना है इसमें क्या है कि ऊपर में कहाँ पे, ऊपर में क्या है? गंगा के मुहाने से। ऊपर में क्या है? गंगा के मुहाने से स्टार्ट होकर मुहाने से, और नीचे कहाँ तक? नीचे यहाँ तक। फिर गंगा से स्टार्ट होकर नीचे कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। नीचे कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। वो क्या है? पूर्वी तटीय भाग है। वो क्या है? पूर्वी तटीय भाग, यानी गंगा के मुहाने से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक जो विस्तार है तट का, उसको क्या बोलते हैं? पूर्वी तटीय भाग। इसका औसत चौड़ाई ज्यादा है क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब इसी में है ना। इसमें बहुत सारी नदियां आकर इधर से गिरती है, और बहुत सारी नदियां जो गिरती है वो डेल्टा बनाते हुए गिरती है, ठीक है। जैसे में कृष्णा का नाम याद रखना है आपको, कावेरी का नाम याद रखना है, गोदावरी का नाम याद रखना है। तो ये सब नदियां जो है नीचे में आके, जब नीचे गंगा इस क्षेत्र के नीचे में जब आके ये सब नदियां गिरती है तो अपना क्या बनाती है? ये सब डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बनाती है तो मैदान विकसित होता है। मैदान विकसित होता है, यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में है, और इसमें कुछ इंपोर्टेंट है नहीं। इसका जो है इसका आपको जो साउथ वाला पॉइंट मिल जाएगा, साउथ इसको हम यहीं पर लेके पढ़ा रहे हैं डंडा पर, ठीक है। साउथ में आपको कोरोमंडल का तट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कोरोमंडल, कोरोमंडल का तट। इसका आपको डायग्राम बनाना है तो बनाइए। यानी ये स्टार्ट हुआ गंगा के मुहाने से, स्टार्ट होगा गंगा से स्टार्ट हुआ, और ये कहाँ तक गया? कन्याकुमारी तक गया, कन्याकुमारी। इसका जो साउथ वाला पॉइंट कहता है वो क्या कहता है? कोरोमंडल का तट, कोरोमंडल का तट। ये क्या कहलाएगा? साउथ पॉइंट। इधर जो आएगा आपको वो आएगा गोलकुंडा का तट। क्या कराएगा? गोलकुंडा का तट। अगर इसका नॉर्थ इंडिया पूछ दे क्या बोला था तो क्या कहलाएगा? गोलकुंडा का तट, ठीक है। इसमें जो नीचे कुछ नदियां वगैरह बहती है उसको क्या बोलते हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी बहता है नीचे में, ठीक है। यही तीनों नदी है जो मेन है। एक है महानदी, एक क्या है? महानदी, जो कि उड़ीसा में बहता है, ठीक है। तो ये सब क्या करती है? ये सब नदी क्या करती है? डेल्टा बनाने का काम करती है ना, डेल्टा बनाती है। और डेल्टा बनाती है इसलिए इसका विस्तार जो है, इस मैदान का जो विस्तार है वो एवरेज जो चौड़ाई है, एवरेज जो इसका चौड़ाई है, ऐसे एवरेज दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल एकदम समांतर है। एवरेज चौड़ाई जो इसका है वो कितना है? वो आपको 160 से लेके 160 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर तक मिल जाएगा। इसका जो आपको लंबाई मिल जाएगा टोटल, इसका जो लेंथ मिल जाएगा टोटल आपको लेंथ, वो 1800 किलोमीटर मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो लेंथ मिल जाएगा आपको वो 1600 किलोमीटर मिल जाएगा, ठीक है। लेंथ दोनों का याद रखना है, दोनों का लेंथ लगभग समान है। एक 1600 एक 1800 आपको याद रखना है। नहीं दिया हुआ है किताब में, क्या दिया हुआ होगा कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर नहीं तो इधर होगा, 1600 दिया हुआ है इधर।
ठीक है, इसमें उतना हाँ पीछे थोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ और पॉइंट दिया हुआ है, थोड़ा पीछे अगर आप जाइए, दिया हुआ है कि 1600 इसे सह्याद्री की पहाड़ी यानी पश्चिमी घाट को कभी कभी पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट को, ठीक है। इसमें 4 घाट है, इसमें 4 प्रमुख घाट है, जिसका नाम है थाल घाट, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। सब बात बोल दे रहे हैं हम ताकि आप लिख सके, है ना, रफ राइटिंग है। और एक है सिनकोटा, ठीक है। तो ये चारों का नाम आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद इसमें कहा गया है कि, है ना, दक्षिण की ओर पर्वत नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से ये क्या कहता है लास्ट में मिल जाता है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी जो यहाँ पे दादा बेटा है, ठीक है, इसको याद रखना है, दोदा बेटा, ठीक है। यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेटा, जिसका ऊंचाई जो 2600 कितना है, 26 दोदा दोदा बेटा की ऊंचाई 2670 मीटर है, 2670 मीटर दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है ना। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ाई, जो कि अन्नामलाई पहाड़ की है। एक फैक्ट यहाँ पर लिख लेना आपको, है ना, एक फैक्ट यहाँ पर लिख लेना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, है ना, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पर स्थित की पहाड़ी पर स्थित अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अन्नामुडी है, क्या है, अन्नामुडी, जिसकी ऊंचाई कितना है, 2695 है, कितना है, 2695 मीटर है। ये बहुत ही कम, थोड़ा याद भी बहुत कम रहता है ये, तो देख लीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पर अन्नामुडी है, जो कि अन्नामलाई के बाहर यहाँ पर है। और जो पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी है वो 2670 मीटर है, जो कि दोदा बेटा है। एक बात आपको याद रहना चाहिए, याद ध्यान रखिए। इधर पहाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए इधर क्या होता है, पानी वगैरह बहुत अच्छा बरसता है, इसलिए जंगल वगैरह इधर बहुत है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको कुछ पता नहीं, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समांतर महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण पूर्व में 1800 किलोमीटर तक फैली है, ठीक है। इसमें जो है उड़ीसा के महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश के नलामलाई, ये जो पहाड़ियाँ है, इसमें इसमें आपको जो पहाड़ मिलेगा, उड़ीसा का जो है क्या बोलते हैं, महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नालमलाई, पोलकोंडा, तमिलनाडु का अन्नामलाई और पंचमलाई, उसके बाद शिवराय, पलनी, वेलंगिनी पूर्वी घाटी की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी द्वारा अलग होते हैं, है ना। ये जो पहाड़ियाँ वगैरह अभी आपको गिना है, वो पहाड़ियाँ जो है बीच बीच में कुछ नदी है जिसके द्वारा अलग होता है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इसके द्वारा एक दूसरे से अलग करते हैं ना। ये नदियाँ जो बहती है तो डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा का निर्माण करती है तो उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। तो ये आपको लेके हो गया तटीय क्षेत्र के बारे में सारा बात, है ना। अब आपको अगले वीडियो में जो है इससे आगे ये दो जो बात बच गया है, आपको ये दोनों बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। मरुस्थल और द्वीप, एक वीडियो और चाहिए इसके लिए आपको समझने के लिए, पार्ट 5 इसका आ जाएगा, ठीक है। और पार्ट 5 में आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा किस तरीके से जो है इस चैप्टर को हम एकदम एंड पर ले जाएंगे पार्ट 5 में ही, बस, ठीक है। तटीय मरुस्थल और तटीय द्वीप समूह को पढ़ेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। 15 से 20 मिनट का मुश्किल से लास्ट क्लास होगा आपका। आप अगर बेहतर से पढ़ना चाहते हैं, बेहतर समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।